हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम अध्याय 3। आज का शीर्षक है हमारा तुम कब जाओगे अतिथि। यह रचना है शरद जोशी जी की और यह रचना जो है तुम कब जाओगे अतिथि, यह एक व्यंग रचना है क्योंकि शरद जोशी जी एक व्यंग्यकार हैं। अब यहाँ आप जान लीजिए व्यंग क्या होता है। व्यंग रचनाएं जो होती हैं वो हास परिहास से भरा हुआ होता है। हास परिहास कहने का तात्पर्य यहाँ है कि उपहास और मजाक से भरा हुआ। तो यह जो आज की हमारी रचना है तुम कब जाओगे अतिथि, यह भी किससे भरा हुआ है? उपहास और मजाक से, क्योंकि यह एक व्यंग है। तुम कब जाओगे अतिथि को पढ़ने से पहले हम व्यंग्यकार शरद जोशी के बारे में जान लेते हैं। अब हम व्यंग्यकार शरद जोशी के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं व्यंग्यकार साहित्य के प्रमुख व्यंग्यकार शरद जोशी जी के बारे में। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। यानी उन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ दिया और लेखन को ही इन्होंने क्या किया, अपना आजीविका बना लिया, यानी कि जीवन जीने का साधन। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे। व्यंग लेखन क्या होता है बच्चों? अभी हमने आपको बताया है व्यंग लेखन क्या होता है। तो व्यंग लेखन जो होता है वह हास परिहास से भरा होता है। किससे भरा होता है? हास परिहास से भरा होता है, यानी कि इसमें मजाक, किसी का उपहास, इन सारी चीज़ें सम्मिलित होती है। हास परिहास से भरा होता है व्यंग लेखन। इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक हैं। अब हम साहित्य के प्रमुख व्यंग्यकार शरद जोशी जी की व्यंग रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो देखिए, शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ: परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार झिल्लियाँ, तिलिस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। 2 व्यंग नाटक भी इन्होंने लिखे हैं, अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है इनका जो व्यंग से ओतप्रोत है, मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख बीए। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देखकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया। इनकी रचनाएं जो हैं उसमें क्या दिखती है? हास परिहास दिखता है, उसमें मुहावरे दिखते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें उनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। इन्होंने धर्म, अध्यात्म, राजनीतिक, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से नहीं बच सकी। यहाँ देखिए, पैनी नज़र से नहीं बच सकी कहने का अर्थ है कि शरद जोशी ने धर्म पे, अध्यात्म पे, राजनीति पे, सामाजिक जीवन पे और व्यक्तिगत आचरण पे भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाए जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। यानी इन्होंने अपने व्यंग रचनाओं में, अपने हास परिहास में इन्होंने किसका उपहास किया है? तो समाज में फैली विसंगतियों का। विसंगति का अर्थ यहाँ पे है समाज में फैली बुराइयों का। उन्होंने बेबाक होकर इसका चित्रण किया है, यानी बेझिझक, बिना डरे। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी। तो आज की जो रचना है शरद जोशी की तुम कब जाओगे अतिथि,
यह भी व्यंग्यपूर्ण रचना है और हास परिहास से भरा हुआ रचना है। तो चलिए देखते हैं शरद जोशी की रचना तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूमर रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तुम यहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। बच्चों, अब यहाँ लेखक अतिथि पर व्यंग करते हुए बता रहे हैं कि लेखक के यहाँ अतिथि आए थे और अतिथि के आगमन का आज चौथा दिन था। लेखक के मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि तुम कब जाओगे, तुम्हारे आए हुए आज चौथा दिन है और मैंने तुम्हारा बहुत ही अच्छे से आदर सत्कार किया, लेकिन आज चौथा दिन बीत गया, लेकिन तुम जाने का नाम ही नहीं ले रहे। निसंकोच बैठे सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हो। मैं तुम्हारे सामने कैलेंडरें बदलता हूँ, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं देखा होगा कि आज कौन सा तारीख है। लेखक मन ही मन बहुत सारी बातें सोचते हैं। वही कहते हैं कि अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि आज तुम्हारे आए हुए चौथा दिन बीत गया और यह जो है चौथा दिन, यह मेरे आतिथ्य का सबसे भारी दिन है। तो अब मेरे मन में सिर्फ एक ही प्रश्न है कि तुम कब जाओगे। अब यहाँ लेखक सिर्फ अतिथि के जाने का ही इंतजार कर रहे हैं। अब आगे देखिए। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जीवन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेचैनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। लेखक अतिथि से परेशान होकर के सिर्फ एक ही बात सोच रहे हैं कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो चांद पर जाते हैं, वह भी एक लंबी यात्रा करने के बाद क्या हुआ, पृथ्वी पर वापस आ गए। लेकिन वहीं वह सोच रहे हैं कि जो अतिथि है वह तो एक छोटी सी यात्रा करके उनके घर आया, फिर भी वह अपने घर जाने का नाम नहीं ले रहा। लेखक बता रहे हैं कि अतिथि अब सब कुछ जान गया है। अतिथि जो है वह लेखक से निजी संबंध भी स्थापित कर लिया, लेखक की आर्थिक स्थिति भी समझ गया। इसके बावजूद भी वह लेखक के यहाँ पड़ा हुआ है। लेखक वहीं बार बार अपने मन में यह कह रहे हैं कि अतिथि 4 दिन बीत चुका है तुम्हारे आए हुए और यह चौथा दिन तुम्हारे जाने का बहुत ही अच्छा समय है। अगर तुम अभी चले जाते हो तो हमारे हृदय में तुम्हारे लिए जो मान सम्मान और सत्कार है वह बचा रहेगा। और वहीं उनके मन में बार बार ये सवाल आता है कि क्या तुम्हें कभी अपने घर की याद नहीं आती। तुम्हें अब अपने घर लौट जाना चाहिए। आगे देखिए। उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था।
इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब अतिथि उनके घर आया था तब लेखक का हृदय क्या हुआ था, एक अज्ञात आशंका यानी एक भय से कांप उठा था कि अतिथि आ तो गया है लेकिन पता नहीं जाएगा कब। इस आशंका से लेखक का हृदय क्या हो गया था, कांप उठा था। लेकिन भाई अतिथि आया है तो हम क्या कहते हैं, अतिथि देवो भव। हम क्या मानते हैं, अतिथि को देव मानते हैं और देवता की तरह सत्कार करते हैं। तो लेखक ने भी क्या किया, यहाँ पे अतिथि का देवता की तरह सत्कार किया। अपने मन के भय को छुपाते हुए लेखक स्नेह भीगी मुस्कुराहट से अतिथि के गले मिले। लेखक की पत्नी ने उनका बहुत ही आदर सम्मान किया। उन्होंने वह सब किया जो एक आम आदमी करता है अपने अतिथि के लिए। उन्होंने अपने रात के भोजन को एक उच्च मध्यवर्गीय डिनर में तब्दील कर दिया। भोजन में 2 सब्जियां, रायते और खाना खाने के बाद मीठा भी, इन सारी चीज़ों को उन्होंने शामिल किया था और बहुत ही उत्साह और लगन के साथ उन्होंने अतिथि का स्वागत किया। आगे हमारा, आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। अब लेखक बता रहे हैं कि अतिथि का उन्होंने बहुत ही आदर सत्कार किया। इसके बाद उनके मन में सिर्फ एक ही आशा था कि दूसरे दिन अतिथि क्या हो जाएगा, इतना सारा मेहमान नवाजी कराने के बाद चला जाएगा। लेकिन वह उनसे रुकने को भी कहेंगे, वह बोलेंगे कि अतिथि 1-2 दिन और रुक जाइए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा दिन हुआ लेकिन अतिथि महाराज जो थे वह उन्हीं के घर पर बैठे हुए थे। और लेखक भी क्या करते, अपनी पीड़ा को पी ली, यानी अपने दुखों को अपने अंदर समा लिया और एक मीठी मुस्कान लिए हुए अतिथि के सामने बने रहे। आगे हमारा, स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोड़ है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम्हें विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। लेखक अतिथि से परेशान होते हुए कहते हैं कि दूसरे दिन भी अतिथि जो था वह उन्हीं के यहाँ पड़ा रहा। अब यहाँ देखिए, लेखक अतिथि से परेशान हो रहे थे और मन ही मन बहुत सारी बातें सोच रहे थे। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी लेखक ने अतिथि का आदर सत्कार किया। उन्होंने लंच की गरिमा प्रदान की, यानी कि जो दोपहर का भोजन होता है वह भी उन्होंने बहुत ही अच्छा रखा। रात को जो अतिथि थे उनको सिनेमा दिखाया, बहुत ही आदर सत्कार किया। उसके बाद लेखक के मन में ख्याल आया कि अब क्या होना चाहिए था, अब अतिथि को विदा हो जाना चाहिए था। और मन ही मन वह सोचने लगे कि अगर ऐसा होता तो हम अतिथि को छोड़ने रेलवे स्टेशन जाते। लेकिन जो अतिथि था उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। दूसरे दिन भी बीत गया और अतिथि जो है वह अभी भी लेखक के यहाँ ही बैठा हुआ है। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूं रबड़ की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। अब यहाँ लेखक तीसरे दिन की बात बताते हैं
कि तीसरे दिन भी अतिथि जो था वह उनके घर पे ही पड़ा हुआ था। अब तीसरे दिन जो है अतिथि ने उनसे कहा कि उसे क्या करने हैं, अपने कपड़े धोबी को देना है धुलने के लिए। और यह बात जो थी वह आघात की तरह किसको लगी, लेखक को। आघात की तरह, एक चोट की तरह लगा। और यह चोट जो था वह मार्मिक था, यानी कि मन को छूने वाली चोट थी। अब लेखक को लगा कि अतिथि जाना चाहता है, यानी उसके जाने का समय जो है वह नज़दीक आ रहा है। तो यहाँ लेखक यही अनुमान लगा रहे हैं कि कपड़े उपड़े धुलवा करके जो अतिथि है वह अब क्या करेगा, चला जाएगा। तो यहाँ पे वह जाना चाहता है, यह लेखक के मन में आ रहा था। अब आगे देखते हैं। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता होता है। वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। अब यहाँ देखिए, तीसरे दिन जो अतिथि ने उससे बोला था लेखक से कि उसे क्या करने हैं, अपने कपड़े धुलवाने हैं। तो लेखक को लगा कि अब अतिथि जो है वह जाना चाहता है। तो लेखक के मन में यहाँ ख्याल आया कि अतिथि जो है वह सदैव क्या नहीं, देवता नहीं होता है, उसके अंदर कुछ न कुछ राक्षसी स्वभाव भी होता है। अब ऐसा ख्याल लेखक के मन में क्यों आ रहा है भाई? ऐसा ख्याल लेखक के मन में इसलिए आ रहा है क्योंकि अतिथि जो है वह उनके यहाँ बहुत दिनों तक रह गया है। उनकी आर्थिक स्थिति सब कुछ जानते हुए भी अतिथि उनके घर बहुत दिनों से रुका हुआ है और इसीलिए लेखक जो है वह उनसे परेशान है। इसीलिए कहते हैं अतिथि सदैव देवता नहीं होता है, वह राक्षस भी हो सकता है। अब लेखक को लगा कि अतिथि जाने वाला है, इसीलिए वह अपना कपड़ा जो है वह लॉन्ड्री में देना चाहता है। लेखक ने फटाफट अपने बनियान पे कुर्ता डाला और अतिथि के साथ लॉन्ड्री में कपड़े देने चला गया। अब देखिए क्या होता है आगे। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब लेखक अतिथि के साथ कहाँ जा रहे थे, लॉन्ड्री पे अतिथि के कपड़े देने जा रहे थे, तब उनकी पत्नी ने उनसे पूछा। क्या पूछा? पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? लेखक ने जवाब दिया, लॉन्ड्री। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि मेरी पत्नी की आंखें एकाएक क्या हो गई, बड़ी हो गई, और यही बड़ी बड़ी आंखें मैंने कुछ बरस पहले ही देखा था और उसे देख करके मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा को समाप्त की थी। अर्थात यहाँ लेखक कहना चाह रहे हैं कि कुछ बरस पूर्व जो है लेखक अपनी पत्नी की इन्हीं आँखों को देख करके उन पर सम्मोहित हुए थे और उन्होंने इनसे शादी की थी। अब देखिए उसके बाद कहते हैं कि आज जब लेखक अपनी पत्नी की इन्हीं बड़ी बड़ी आँखों को देखते हैं तो उनका मन कैसा होने लगता है, छोटा होने लगता है, यानी उनका मन जो है वह उदास होने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थीं कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा, और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे परी चादरें बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई हैं। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे में आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद
चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी थी। अब लेखक बता रहे हैं कि जो अतिथि उनके घर आया था उसके कपड़े भी लॉन्ड्री से धुलकर आ गए। अतिथि जिस बेड पे सोता था उसकी चादरें भी बदल दी गई थी। इसके बावजूद भी जो अतिथि उनके घर आया था वह जाने का नाम नहीं ले रहा था। लेखक बार बार मन में यही सोच रहे थे कि तुम कब जाओगे। धीरे धीरे सभी की मुस्कुराहटें जो थी वह फीकी पड़ गई थी। वह खुशी नहीं रही जो अतिथि के आने पर पहले दिन हुआ करती थी। सारी चीज़ें, सारी बातें, सब कुछ खत्म होने लगा था। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चूक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है। सौहार्द अब सने सने बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे हो। लेखक यहाँ अतिथि से इतना परेशान हो गए कि वह मन ही मन बहुत सारी बातें सोचने लगे। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि कल वह उपन्यास पढ़ रहे थे और अतिथि एक फिल्मी पत्रिका पढ़ रहा था। लेकिन अब दोनों के बीच जो बातचीत या चर्चा का विषय था वह क्या हो चुका था? समाप्त हो चुका था। अब किसी भी टॉपिक पर बात नहीं हो रही थी, क्योंकि यह सारी बातें जो हैं, जितने भी टॉपिक हैं उस पर हो चुकी थी। अब उनके बीच कोई भी बातचीत करने का जरिया नहीं रह गया था। अब सौहार्द जो था वह क्या हो रहा था? बोरियत में बदल रहा था। अब उन्हें अतिथि का अपने घर में रहना बोरियत सा लग रहा था, भारी सा लग रहा था। अतिथि के प्रति जो उनके मन में अच्छी अच्छी भावनाएं थे, अब वह गालियों में परिवर्तित हो रहा था। अब लेखक के मन में अतिथि के लिए सिर्फ गालियां ही थी। वह सिर्फ यही कहता था कि पता नहीं यह मुसीबत कितने दिनों और टिकेगा। किसी अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अतिथि जो है एक अदृश्य गोंद की तरह उनके घर में आकर के क्या हो गया है? चिपक गया है। बार बार एक ही सवाल उनके मन में आ रहा है कि तुम अब कब जाओगे? कल उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि यह कब तक यहाँ टिकेंगे। इसका जवाब लेखक के पास नहीं था। उन्होंने कंधे उचका दिए। कंधे उचकाना यानी कि मालूम न होना का एक इशारा। उचकाकर उन्होंने कहा। पत्नी ने कहा, आज क्या बनेगी खाने में? तो हल्की खिचड़ी बनेगी। लेखक ने भी इस पर कोई विरोध प्रकट नहीं किया और उन्होंने कहा, ठीक है, बनाओ। अब जो अतिथि के सत्कार की सीमा थी वह क्या हो चुकी थी? खत्म हो चुकी थी। और अतिथि महाराज जो थे वह जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तो पहले का जो आतिथ्य था अब खत्म हो गया था और पहले जो उन्होंने अतिथि सत्कार में डिनर और लंच करवाए थे, अब यह सीमा जो है वह समाप्त हो चुकी थी। इसीलिए अब लेखक को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि खाने में क्या बनेगा। और खाने में लेखक की पत्नी ने क्या बनाया था? खिचड़ी। और लेखक जो हैं मन में बार बार यही सोच रहे हैं कि अब अभी
अब भी अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी जो बची खुची इज्जत हमारे मन में है वह भी अब नहीं रहेगी। अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते हो तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ न अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ तुम्हारे दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। लेखक अतिथि से बहुत परेशान हो गए। अतिथि तो अब जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि अब अतिथि को क्या करना चाहिए, अपना बिस्तर गोलाकार करना चाहिए और अपने घर जाना चाहिए। नहीं तो खिचड़ी से किस पर आ जाएंगे? उपवास पर। अभी तक तो खिचड़ी भी मिल रहा है और कुछ पल ऐसा आएगा कि उन्हें क्या करना पड़ सकता है? उपवास करना पड़ सकता है। लेखक कहते हैं कि अब तुम्हारे और मेरे बीच का जो यह संबंध है वह मुझे कैसा प्रतीत हो रहा है? तो एक संक्रमण की तरह। संक्रमण यानी कि एक ऐसा रोग जो एक बार हो जाए तो छूटे ना। उसी तरह यहाँ अतिथि भी एक रोग की तरह मालूम हो रहा है। किसको? लेखक को। लेखक कहते हैं कि अतिथि का कुछ दिनों तक रहना ही अच्छा होता है, लेकिन जो अतिथि उनके यहाँ आया है वह तो उनके यहाँ से जाना ही नहीं चाहता है। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि दूसरों के घर में जाना और रहना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों तक। अगर कोई अतिथि दूसरे के घर कई दिनों यानी कुछ दिनों के लिए आए तो बढ़िया, लेकिन बहुत दिनों तक टिका रह जाए तो वह स्वीट होम जो है वह स्वीट होम नहीं रह जाता, यानी उस घर की स्वीटनेस जो है वह ख़त्म हो जाती है। और बार बार लेखक यही कह रहे हैं कि अब जो वक्त है उस वक्त में अतिथि को क्या करना चाहिए? अपने घर को चले जाना चाहिए। इसी में अतिथि की और जो आतिथ्य कर रहा है उसका भी शराफत है। नहीं तो गेट आउट एक ऐसा शब्द है जिसे बोला जा सकता है। किसके लिए? तो ऐसे अतिथियों के लिए जो घर में आकर के कई कई दिनों तक मुफ्त का खाते रहते हैं और अपना समय और साथ ही दूसरों का समय भी बर्बाद करते हैं। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि अतिथि के आए हुए अब 5 दिन बीतने वाला था। जैसे तैसे 4 दिन तो उन्होंने काट लिया, लेकिन 5वां दिन काटना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि अब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर अतिथि और दिन उनके यहाँ रुकता है तो उन्हें मजबूरन अतिथि को कहना पड़ेगा कि कृपया आप अपने घर को चले जाएं। लेखक जानते हैं कि अतिथि देवता होता है, लेकिन जो उनका सत्कार कर रहा है वह भी तो मनुष्य है। देवता आते हैं, दर्शन देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यह जो अतिथि आया है उसके आए हुए 5 दिन हो गया है। 5 दिन से लेखक इसका दर्शन कर रहे हैं, लेकिन यह जाने का नाम नहीं ले रहा है। अब लेखक की स्थिति जो है वह क्या हो रही है? बद से बदतर। वह अब चाहते हैं कि सम्मानपूर्वक अतिथि अब उनके घर से चला जाए।
आगे देखिए, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक अतिथि से बहुत परेशान हो गए हैं और कह रहे हैं कि देवता जो है वह आते हैं, दर्शन देते हैं और चले जाते हैं। अतिथि को भी देवता माना गया है, लेकिन अगर तुम जैसा अतिथि हो तो वह देवता नहीं, क्या हो जाता है, दानव। यहाँ पर वह कह रहे हैं कि अगर तुम जैसा अतिथि हो तो वह क्या कहलाएगा, दानव। अब मेरी आतिथ्य की इतनी भी परीक्षा ना लो कि मैं उसे सह ना पाऊँ, और ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें लौट जाने को बोलूं। ऐसा बोलने से पहले ही मैं चाहता हूं कि अतिथि तुम अपने घर को सुरक्षित चले जाओ। तो देखा बच्चों आप लोगों ने, लेखक शरद जोशी ने कितना अच्छा व्यंग तुम कब जाओगे अतिथि के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया। हमने देखा कि एक अतिथि अगर कुछ दिनों तक हमारे साथ रहता है तो हम बहुत ही खुशी खुशी क्या करते हैं, उसका आवाभगत करते हैं, यानी सत्कार करते हैं। लेकिन वही अतिथि अगर बहुत दिनों तक हमारे घर में रहता है तो हमारे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि तुम कब जाओगे। सिर्फ हम यही सोचते हैं कि तुम कब जाओगे अतिथि, क्योंकि हम उस अतिथि से क्या हो जाते हैं, परेशान। वैसे तो माना जाता है कि अतिथि देवता होते हैं, लेकिन यहाँ लेखक ने हमें यह भी बताया है कि देवता जो हैं वह दर्शन देते हैं और वापस लौट जाते हैं, इसी में उनका देवत्व बना रहता है। और उसी प्रकार अतिथि को भी होना चाहिए। अतिथि आए, दर्शन दे, कुछ दिनों रहे और खुशी खुशी वापस अपने घर लौट जाए। तो यह जो व्यंग था उनका अतिथि के प्रति, वह बहुत ही अच्छा और मार्मिक व्यंग था। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो वह भी आप हमें कमेंट करके पूछें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सबका धन्यवाद।